और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि जब ये शांति प्रक्रिया की बातचीत शुरू हो रही है तो यूएस की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे हुए हैं अपनी टीम को लेकर के, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से एक बड़ी धमकी दी है। उस वक्त दी गई थी ये धमकी जब वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे। उन्होंने कहा था कि ईरान कोई खेल ना खेले क्योंकि यूएस पूरे तरीके से तैयार है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अध्यक्षता में ये जो पूरी मुलाकात हो रही है, ये जो पूरी बातचीत की टेबल सजी हुई है, अब तो वो खैर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पहुंचने की ये तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने से पहले अमेरिका से जब वो रवाना हो रहे थे उन्होंने कहा था कि ईरान कोई खेल खेलेगा तो यूएस पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि इस वार्ता के माध्यम से चीजों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और एक बड़ा धड़ा ये बात मानता है कि जेडी वेंस कभी भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस युद्ध को यहीं समाप्त किया जाए, बातों के माध्यम से सुलझा लिया जाए। अब एक और खबर आ रही है, इसी वार्ता से जुड़ी हुई खबर यह है कि जब इस्लामाबाद में ये मेज सजी हुई है तो ये बताया जा रहा है कि शांति वार्ता में 2 दिन लग सकते हैं। ये प्रक्रिया 2 दिन तक चल सकती है, कई टुकड़ों में बातचीत हो सकती है। यह भी कहा जा रहा था कि 2 दिन तक ये पूरी शांति प्रक्रिया चलेगी, कई टुकड़ों में यहाँ पर बातचीत होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि रविवार और सोमवार के दिन तक वहां पर दोनों ही देशों के जो डेलीगेशन है वो रुके हुए नजर आ सकते हैं। अब हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो ये आग लगी है, शहरों में, आर्थिकी में, ग्लोबल स्तर पर, उसे किसी तरीके से आतंक की धरती पर ही सही बुझाया तो जाए। हर व्यक्ति अपनी तरफ से यही प्रयास कर रहा है कि इस युद्ध को समाप्त करवाया जाए, लेकिन अमेरिका से लेकर के ईरान तक दोनों ही इतने बढ़िया नेगोशिएटर हैं कि कौन किसकी बात पर राजी हो जाएगा ये कह पाना लगभग नामुमकिन है। ईरान अड़ियल, अमेरिका 2 कदम आगे। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू तो हो गई, लेकिन ये प्रक्रिया अपने मुकाम तक पहुंचेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान से वार्ता से पहले ही अपनी शर्तों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में धधकती जंग की आग को बुझाने के लिए वार्ता का पानी डालने की तैयारी है, लेकिन ये वार्ता कितनी सफल होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान बेहद मजबूत स्थिति में है और अमेरिका उसे हर हाल में कमजोर करने की कोशिश में है। ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए अपनी 10 मांगे रखी। दावा किया गया कि अमेरिका उन पर राजी हो गया, लेकिन अब ईरान ने उस फहरिस्त में 2 शर्तें और बढ़ा दी हैं और दावा किया है कि पहले अमेरिका इन शर्तों पर राजी हो, उसके बाद ही बातचीत होगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका को 2 काम करने होंगे। पहला, लेबनान में युद्ध विराम लागू करना होगा और दूसरा, उसे ईरान की फ्री संपत्तियों को रिलीज करना होगा। गालिबाफ ने बातचीत की प्रक्रिया के लिए इन 2 शर्तों को बेहद अहम बताया है। इस्लामाबाद में आज दोनों पक्षों के बीच होने वाली वार्ता में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ईरान के प्रतिनिधि मंडल में ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराघची, सर्वोच्च राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन, केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिमती और पूर्व IRGC कमांडर मोहम्मद बाक़िर जोलघाद्र शामिल हैं। जबकि अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर वार्ता में शामिल होंगे। ईरान की शर्त है कि हॉर्मुज पर उसके अधिकार को मान्यता मिले, यानी समंदर में शिपिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने और जहाजों से टोल वसूलने का हक मिले। साथ ही लेबनान में भी युद्ध विराम हो। इस बीच अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम भंडार उसे सौंप दे और आगे संवर्धन रोक दे, अपनी मिसाइलें छोड़ दे और क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन देना बंद कर दे। साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच वार्ता का दौर शुरू होने को है, लेकिन दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी मांगे हैं, जिसे संभवतः दूसरा पक्ष मंजूर ना करे। ऐसे में ये जंग एक बार फिर धधक सकती है। इस
इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, अपने विशेषज्ञों से समझेंगे कि आखिरकार आज की वार्ता में किससे क्या हासिल होने वाला है। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर डी के गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शिवदान सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ मेजर शेख नदीम जुड़ गए हैं। मेजर शेख नदीम, सबसे पहले आप बताइएगा कि अभी वहां पर जब पाकिस्तान में ये पूरी टेबल सज गई है तो इसकी उम्मीदें क्या लगाई जा रही है? क्या दोनों ही देश एक दूसरे की शर्तों पर राजी हो जाएंगे और उसके बाद राजीनामा ये खुशी खुशी हो जाएगा कि ठीक है अब युद्ध विराम? देखिए, ये होप ही की जा सकती है और हम उम्मीद ही रख सकते हैं। 100% तो नोबडी इज श्योर, और आखिरी गेंद पर ये समझता हूँ कि ये मैच का फैसला होगा और ये मैच चलेगा। जैसे 1 दिन और 2 दिन भी आपने भी कहा, ये शायद इससे ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि जेडी वेंस को भी और भी कमिटमेंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फिर वो जो वहां से भाई जेडी वेंस का आना, ये इस बात का सबूत है कि एग्रीमेंट इंशाल्लाह ताला पहले से जो है ये हो चुका है और इसको फॉर्मल शक्ल देनी है। ये भी एक इसकी डायमेंशन है कि इतना बड़ा आदमी आप भेज रहे हैं और सामने सिर्फ एक फॉरेन मिनिस्टर है और एक स्पीकर है, उसके बावजूद आप एक अपना वाइस प्रेसिडेंट भेज रहे हैं। ये नंबर 2 बंदा है यूएसए का, तो उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात मैं एक बार आपको बता दूं, जो मैं हर चैनल पे कह रहा हूं कि देखिए 80% तो इनकी तमाम पॉइंट्स पे जो एग्रीमेंट हो चुका है वो ओमान में हो चुका था, लेकिन इजराइल ने उनको कहा कि यार अभी आपने एग्रीमेंट करना ही है, बेहतर है कोई उसका तबाही कर दें, तबाह करने के बाद करें। उसकी जो नतंज की है, इस्फहान की है, ये न्यूक्लियर साइट्स को बढ़ा दें, स्ट्रक्चर बढ़ा दें। तो उन्होंने एक एनिहिलेशन का प्रोसेस भी कर लिया है। अब वो अपनी एनिहिलेशन कर चुके हैं, इसराइल ईरान को डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं। अब वो मैं समझता हूँ, अच्छा 20 पॉइंट जो रह गए ये वो सारे एडिशनल पॉइंट, देखिए यूरेनियम पे बात हो चुकी है। अब जो पॉइंट है एडिशनल वो है आबना हुर्मुज़ खोल दें। ईरान ने पार्शियली खोली हुई है, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन प्राइमरी जो डिमांड है अमेरिका की वो आबना हुर्मुज़ को आप खोल दें। आपकी जो प्रॉक्सीज है रीजन के अंदर जहां जहां है उनको आप बंद कर दें, चाहे हिजबुल्लाह है या जो भी हमास है, उनको आप बंद कर दें। ये उनकी जो मेजर मैं समझता हूँ कि डिमांड है, और कोई टोल टैक्स नहीं होगा आपके ये यहाँ से गुजरने के ऊपर। और आपका जो पेट्रोल है, जी जी प्लीज कंप्लीट। ठीक है, आपका जो पेट्रोल है वो कंट्रोल जो है ना उसकी मूवमेंट होगी जहां। और दूसरी बात जो है कि देखिए न्यूक्लियर पे जहां तक ये सब चीजें पहले डिसाइड हो चुकी हैं कि क्या होना है क्या करना है। ओमान के अंदर इनका ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो चुका था। ईरान की अब कुछ डिमांड है कि ईरान जो उनसे डिमांड कर रहा है कि हम पे से सैंक्शंस आप लिफ्ट कर देंगे। ये जो कंक्लूसिव एंड ऑफ दिस ब्रूटल वॉर ये होना चाहिए, ये कंप्लीट द सीजफायर नहीं बल्कि एंड ऑफ द वॉर होना चाहिए। ठीक है, इसको खत्म होना चाहिए। लबनान को वो अभी शामिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, लबनान भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ऑलरेडी। अब देखिए दोनों ही देशों के बीच में, इजराइल से लेकर के लेबनान के बीच में भी 14 अप्रैल को ये शांति वार्ता हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही देश, या फिर अगर हम अमेरिका ईरान की बात करते हैं तो वो भी राजीनामा करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इजराइल और हम लेबनान की बात करें तो वो भी राजीनामा चाह रहे हैं। अब डॉक्टर डी के गुप्ता, इस पूरे मामले में पूरी दुनिया का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। हॉर्मुज की वजह से कितना नुकसान हर एक देश को हुआ है वो हम सब ने देखा है। हर कोई ये उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है कि जब ये वार्ता हो रही है तो ये शांति के ही पक्षधर बने रहे। जिस तरीके से आज शांत बैठे हैं, आने वाले वक्त में भी शांत बैठे रहे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, और ये अमेरिका की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है ताकि और तैयारियां कर सके, क्योंकि ट्रंप ने यह बयान दिया है कि अगर ये शांति वार्ता यहां पर सॉल्व नहीं होती है तो हमने इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी वाले हथियारों को लोड करना शुरू कर दिया है। जी मीनाक्षी जी, आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। देखिए एक चीज तो जो हार्मुज की बात की है, देखिए हार्मुज से सबको नुकसान नहीं हुआ है। पहली बात कि हार्मुज या ईरान की युद्ध होने से उसके 3 या 4 पक्ष थे। एक तो अमेरिका था जो स्ट्रेटेजिक पक्ष था। देखिए अमेरिका कभी भी अफगान युद्ध के बाद कभी भी इमोशनल वार नहीं लड़ा है। और दूसरी बात है इजराइल था, इजराइल इमोशनल वार लड़ रहा था। और तीसरे पक्ष था ईरान, चौथा पक्ष था मिडिल ईस्ट, और 5वां पक्ष था इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक दुनिया का 40% ऑयल यूज करता है और प्रोड्यूस करता है केवल और केवल 8%। तो इंडो पैसिफिक एक पक्ष था जो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा था, लेकिन उसके लिए संभावना ये थी कि वो कहीं ना कहीं अपना इसको चैनलाइज कर लेगा, चैनलाइज करके परिस्थितियों को 2-4-6 महीने में संभाल लेगा। लेकिन अगर हॉर्मुज बंद होता है तो उसमें अमेरिका को कोई लॉस नहीं है। देखिए अमेरिका जो हॉर्मुज के लिए चैलेंज किया था कुछ दिन पहले कि किसी के पास है जिनको लॉस हो रहा है खुलवाएं इसको, किसी ने उस पर स्टेटमेंट जारी नहीं किया।
तो अमेरिका एक हेजमोनिक की पॉलिसी के तहत कि देखो आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं ही कोशिश करता हूं, मतलब आप एक बिग पावर मानो, यही लड़ाई चल रही है इसमें अमेरिका के मागा में कि मैं ही बिग पावर हूं, दुनिया को फिर से एक्सेप्ट कराऊं। और अगर मान लीजिए ईरान गलती करता है, देखिए ईरान गलती करेगा अगर वो हार्मुज पे, देखिए वो पनामा और स्वेज नहर नहीं है जो कि बिल्ड ऑपरेट प्रोसेस पे बनी हुई है कि खुद का पैसा लगा के हमने कैनाल बनाई है, उस पर टोल टैक्स ले सकते हैं, लेजिटिमेट है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य है और इसके तरह से जो है आपके सबके ऑयल जाते हैं। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी गलती ईरान करेगा अगर उसको सच में बंद करता है। हालांकि आज तक कभी बंद नहीं हुआ और अभी भी बंद नहीं है, ये कहने की बातें हैं बस। हाँ ठीक है, वो जरा सा राशनिंग हो गई है कि आपका 4 जाने देंगे, आपका 2 जाने देंगे। इसके बंद होने से अमेरिका को 2 हथियार मिल जाएंगे। एक तो इजराइल के वजह से उसके पास टूल्स था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को, जेसस को, जीव्स को वो प्रेजेंट करता है और पूरा यूरोप और अमेरिका उसको इंटरफेस लेके चलता है इजराइल को। इजराइल को कभी लोग डाउन नहीं होने देंगे। एक चीज अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि इजराइल को चाहे अमेरिका भी छोड़ दे तो यूरोपियंस डाउन नहीं होने देंगे उसको, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक इंटरफेस है क्रिश्चियनिटी का और कहें तो जीव्स का, उसको नहीं जाने देंगे। वो उनका छोटा बेबी है, वो बचा के रखेंगे। सेकेंड थिंग कि उसके साथ साथ अमेरिका को एक और टूल दे देंगे कि देखो अंतरराष्ट्रीय संपत्ति पे ईरान जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, तो इराक के युद्ध में WMD के लिए 60 देशों को लेके अमेरिका लड़ा था और कन्विंस करना टफ हो रहा था जॉर्ज बुश को कि इसके पास WMD है। लेकिन यहाँ पे टफ ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को, भले वीटो वगैरह करते रहे लोग, लेकिन कन्विंस करना नहीं होगा कि पानी जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के हिसाब से वो दुनिया की संपत्ति है, उस पर ईरान जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और हमने कई मीटिंग्स होल्ड कर चुकी है, फिर भी नहीं मान रहा है। तो लेट्स यूनाइट। डॉक्टर गुप्ता, कोशिश तो यही की जा रही है कि ईरान जिस बात पर अड़ा हुआ है कि वो हॉर्मुज पर टैक्स वसूलेगा वो ना हो, और अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर वो प्रति गैलन के हिसाब से पैसे लगाने लग गए या फिर उसके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने लेन देन करना शुरू कर दिया। तो इसमें पूरी दुनिया का क्या दोष था? ठीक है, उनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन उस डील में एक शर्त ये भी तो रखी गई है ग्रुप कैप्टन वीरेंद्र झा जी की जो नुकसान हुआ है वो अमेरिका उठाएगा उसका खर्चा। आप देखिए, मैंने शुरुआत में जो चीज कही थी कि ये दोनों ही और बल्कि चारों ही देश, इजराइल से लेकर के लेबनान तक, अमेरिका से लेकर के ईरान तक, अब चाहते हैं कि इसे किसी तरीके से बंद किया जाए। यही वजह है कि शर्त जो 2 लेकर के गए ईरान अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर इस्लामाबाद में कि आप पहले 2 शर्त मानिए, लेबनान पर हमले रुकवाइए, दूसरी शर्त ये कि हमारी जो संपत्तियां फ्रीज की हुई है आप उसे अनफ्रीज करवाइए। ये दोनों ही शर्त मान ली गई है। सबसे बड़ा अपडेट तो यही है ग्रुप कैप्टन, मान लेने का सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका अब चाहता है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, ना वहां पर बहुत ज्यादा हथियार खर्च किए जाए, क्योंकि सैन्य तरीके से तो उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है जैसा यूएस के राष्ट्रपति कहते हैं। अब बात कूटनीतिक टेबल पर है, तो कूटनीतिक टेबल पर थोड़ा सा तो झुकाव रखना होगा इन्हें। दोनों शर्तों को मान लेना ये सबसे बड़ा अपडेट है। जी हाँ मीनाक्षी, आपने बिल्कुल कहा, जब आप कूटनीति के टेबल पर बैठते हैं तो आपको गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अमेरिकी प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, इसके ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। वो जब ये वार्ता शुरू होने से पहले कहा है कि ईरान वार्ता करे और अपना एक रास्ता, सही रास्ता ले, नहीं तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। ये जो इस तरह की जो धमकी दी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ईरान इसको कभी भी मानेगा। दूसरी चीज, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वार्ता यहाँ पे सफल हो, क्योंकि इसमें हानि किसकी हो रही है? मानवता की हानि हो रही है। पूरे विश्व का जो अर्थव्यवस्था है या जो एक उनका रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, पूरा का पूरा इकोनॉमी जो चल रहा है, सप्लाई चेन चल रही है, ये सब यहाँ पे बाधित हो रहे हैं। तो इसलिए सब चाहते हैं कि ये सक्सीड हो, लेकिन इसमें कुछ अड़चने हैं जो बहुत मतलब काफ़ी कंफ्यूजन कर रहा है। एक तो पाकिस्तान ने जो शर्तें रखी थी उसके चलते बहुत कंफ्यूजन हुआ कि क्या लेबनान इसमें इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा, एक और चीज़ जो सामने में आया हुआ है कि ईरान ने कहा कि मेरे जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं, वार्ता के पहले, सीज फायर के पहले, वो सारे आप उसको आप रिलीज करें। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो मेन स्टिकिंग पॉइंट है। आपको सीधा ईरान ने कह रहा कि आपने कहने के लिए तो सीज फायर कर दिया, लेकिन सर वो दोनों ही शर्तें मान ली है। सर आप जिन 2 शर्तों की बात कर रहे हैं, ये शांति वार्ता की टेबल पर आने से पहले ही उन्हें पूरी चाहिए थी ईरान को, और ये बातें अमेरिका की तरफ से मान ली गई हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है।
अमेरिका भी कुछ नहीं माना है मीनाक्षी, अभी अमेरिका कुछ नहीं माना। देखिए जब ये वार्ता शुरू होगी तब आपको एक एक जो गिरह है, एक एक जो गांठ है वो खुलनी शुरू होगी, तब आपको पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मिला जुला के ये चीज एक अच्छी है कि दोनों पार्टी आए हुए हैं, दोनों के सीनियर डेलीगेट्स आए हुए हैं। अब यहाँ से अगर वार्ता शुरू होती है तो गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लास्ट चीज मैं बताता हूँ जी, आप अमेरिका के हिस्ट्री पे ध्यान रखें, अभी तक उसने किसी को भी कॉम्पनसेट नहीं किया हुआ है। जापान पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, क्या कॉम्पनसेट किया? नहीं। वियतनाम में उसने तहस नहस कर दिया, क्या कॉम्पनसेट किया? नहीं। अरे इसके बगल में ही अफगानिस्तान को, इराक को तहस नहस कर दिया है, क्या कॉम्पनसेट किया? नहीं। तो अमेरिका की ये हिस्ट्री बताती है आपको कि वो कभी कॉम्पनसेट नहीं करने वाला है। तो ईरान अपनी क्षतिपूर्ति के लिए क्या करेगा, कौन सा रास्ता वो अपना चुनेगा, ये देखने वाली बात होगी मीनाक्षी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन कर्नल शिवदान, इस पूरे मुद्दे पर अगर अभी की फिलहाल की हम बात करें, दोनों देशों का साथ आकर के बातचीत करना अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे को पाषाण युग में भेजने की बातें कर रहे थे, आज कम से कम वार्ता की टेबल तक तो आ गए। देखिए वार्ता की टेबल पे तो आ चुके हैं दोनों पक्ष, मगर सबसे पहली बात यह है कि जो ये हिजबुल्ला ऑपरेट कर रहा है लेबनान से, और हमास तो ठीक है क्वाइट हो गया है, मगर उसका सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि हिजबुल्ला ऑलमोस्ट ईरान का ही पार्ट है, जो कि ईरान ने पैदा किया है और ईरान के द्वारा ही उसको समर्थन किया जा रहा है, ईरान को द्वारा ही सब कुछ दिया जा रहा है उसको। और वो हिजबुल्ला जो है, यदि उस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, उसको टोटली कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो इजराइल को सेफ्टी नहीं प्राप्त होगी। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे युद्ध का कारण क्या है। इस पूरे युद्ध का कारण है जो पाकिस्तान के भूतपूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें पूरा कारण छुपा हुआ। उन्होंने कहा है इजराइल मानवता के नाम पर कलंक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।